चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम परीक्षा दर्श पब्लिकेशन। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हिंदी की प्रैक्टिस करा रहा था, तो आइए इसी कड़ी में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3। हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा है? 3 है। और जो जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, ये ग्रुप डी का पेपर था जो कि 23/7/2017 में ऑर्गेनाइज किया गया था। 23/7/2017 में ग्रुप डी के लिए ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं ग्रुप डी के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है इसमें, तो ये ग्रुप सी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो देखे रखा है वो है अमृत का विलोम। क्या पूछा है? अमृत का विलोम पूछा गया है। अमृत का विलोम। तो चलिए जल्दी फास्ट कमेंट करिए नीचे कि अमृत का विलोम क्या होगा। तो जो अमृत का विलोम होता है वो होता है विष। क्या होता है? विष होता है। ठीक है। इस तरह इसमें और भी ऑप्शन देके रखे हैं कि औषधि, मृत और पीयूष। तो जो मृत होता है इसका जो विलोम शब्द ये बोला जाए कि मृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो मृत का विलोम बताइए क्या होगा? मृत का विलोम होता है जीवित। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि यश का विलोम बताइए। देखिए, यश का विलोम पूछा गया। किसका विलोम? यश का विलोम। कि यश का विलोम क्या होगा? तो देखिए, यश का जो विलोम होता है वो हमेशा क्या होता है? वो अपयश होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें देखिए ऑप्शन में देके रखा है हानि, अपमान, अपयश और दुर्भाग्य। तो क्या हो जाएगा? आपका अपयश हो जाएगा। ठीक है। इस तरह इसमें और भी जो देके रखे हैं, पहला ऑप्शन देके रखा है हानि। तो हानि का विलोम क्या होता है? हानि का होता है लाभ आपका होता है। अपमान, किसी का अपमान करना, तो अपमान का क्या होता है? इज्जत। ठीक है ना, तो इज्जत हो जाता है। उसका बाद दुर्भाग्य भी एक शब्द दे के रखा है, तो दुर्भाग्य का क्या हो जाएगा? सौभाग्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके विलोम शब्द हो गए। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो मैं ऑप्शन बोल रहा हूं। पहला है पिता, दूसरा है आज्ञा, तीसरा है किसान और चौथा है अग्नि। तो बताइए कौन सा इसमें जो तद्भव शब्द है वो कौन सा है? पिता, आज्ञा, किसान और आपका अग्नि। ठीक है ना, अग्नि। तो इसमें आपका पूछा गया तद्भव शब्द पूछा। तो देखिए, इसमें जो तद्भव शब्द होगा वो क्या है? तद्भव आपका किसान है। और यदि इसका ये कैसा है? ये तद्भव शब्द है। यदि इसके हम तत्सम शब्द की बात करें, इसके यदि हम बात करें कि इसका तत्सम शब्द क्या होता है, तो जो तत्सम शब्द होता है इसका वो होता है कृषक। क्या होता है? कृषक होता है इसका तत्सम शब्द। ठीक है, तो यहां पे बाकी शब्द, पिता क्या है? पिता आपका तत्सम शब्द है। आज्ञा क्या है? ये भी आपका तत्सम शब्द है, ये आपका तत्सम है। ये भी आपका तत्सम शब्द है। और अग्नि भी आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। यदि तद्भव की बात करते हैं, पिता का पित्र हो जाता है। ठीक है ना, अग्नि का आग हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कौन सा सब तत्सम है? देखिए, अभी तद्भव पूछा गया था, अब पूछा कि तत्सम कौन सा है। तो ऑप्शन में देके रखा है वायु। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। वायु, खेत, आग और कान। ठीक है ना, ये 4 है और 4 में से जल्दी से बताइए कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो ये तत्सम शब्द की बात आएगी तो यहां पे तत्सम शब्द क्या होगी? वायु। वायु कैसा है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, वायु आपका तत्सम शब्द है। बाकी खेत, आग और कान ये कैसे हैं? ये आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तो इसकी लिस्ट आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा एक पीडीएफ फाइल में तत्सम और तद्भव की, तो उसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे याद दिला दीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट करके, तो मैं मुझे याद ना रहे लिस्ट देने के लिए तुम। तो आइए पांचवा को देखते हैं कि पांचवें में क्या पूछा है। पांचवें में पूछा है कि महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, शब्द देके रखा है महाशय। क्या दिया है? महाशय। और महाशय का इन्होंने संधि विच्छेद पूछा है। तो देखिए, महाशय का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए इसे इस तरह लिखेंगे। एक पहला होगा महा और धन हो जाएगा आशय। तो महाधन आशय को मिलाने पे हमारे पास क्या मिलता है? महाशय। ठीक है ना, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन आशय। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे हम अतिथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके
आने की तिथि ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग बोलते हैं अतिथि। क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। ठीक है। एक और इसमें बाकी जो ऑप्शन में देके रखा है, ऑप्शन में बोला है अज्ञात। अज्ञात, तो अज्ञात का मतलब क्या होता है? अज्ञात का मतलब होता है जो ज्ञात ना हो। अज्ञात क्या होता है? जो ज्ञात ना हो। ठीक है। और भी ऑप्शन में देके रखा है, और दूसरा शब्द देके रखा है अनहोनी। अनहोनी, अनहोनी क्या होता है? अनहोनी का मतलब होता है जिस घटना के होने का क्या है, भाव ना हो या बोध ना हो। किसी घटना घटने का बोध ना हो, किसी घटना का बोध ना हो और वह घटना कोई घट जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनहोनी बोलते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, जबरदस्ती का मेहमान के लिए एक लोकोक्ति बतानी है कि इसके लिए लोकोक्ति कौन सी होगी। पहला है ऊंची दुकान फीका पकवान, दूसरा है अधजल गगरी छलकत जाए, तीसरा है आंख के अंधे नाम नैन सुख, और चौथा है मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो इसका क्या हो जाएगा? लोकोक्ति जो हो जाएगी सही, वो हो जाएगी मान न मान मैं तेरा मेहमान। यही क्या है इसका अर्थ जो होगा, वो होगा क्या? जबरदस्ती का मेहमान। ठीक है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? मान न मान मैं तेरा मेहमान। मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसका मतलब क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्या? जबरदस्ती का मेहमान। जबरदस्ती का मेहमान। ठीक है। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि 9 2 11 होने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना क्या हो जाएगा इसका? जल्दी कमेंट करिए, मैं ऑप्शन बोल रहा हूं। पहला है 9 और 2 मिलकर 11 होना, दूसरा है घबरा जाना, तीसरा है भाग जाना, और चौथा है प्रसन्न होना। जल्दी से कमेंट करिए क्या हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता होगा, करिए करिए जल्दी से। इसका अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना होता है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देके रखा है? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए पहला वाक्य आपको दे रखा है, मेरा पुस्तक अच्छा है। मेरा पुस्तक अच्छा है। ठीक है ना। क्या ये लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? दूसरा, आपकी नाक कट गई। आपकी नाक कट गई। ठीक है ना। तीसरा वाक्य है, आपका नाक कट गया। आपका नाक कट गया। ठीक है ना। और चौथा है, गुलाब की रंग लाल है। गुलाब की रंग लाल है। तो देखिए मेरा पुस्तक अच्छा है, तो देखिए पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द में आता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहां पे अच्छी होता तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब ये वाक्य अशुद्ध है। आपकी नाक कट गई, नाक भी स्त्रीलिंग है तो इसके लिए आपकी और यहां गई भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है? ये वाक्य शुद्ध है। आपका नाक कट गया, ये तो बिल्कुल अशुद्ध है। गुलाब की रंग लाल है, तो गुलाब का रंग लाल होता है, गुलाब की रंग लाल नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो लिंग की दृष्टि से केवल एक ही वाक्य शुद्ध है आपका। ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं 10वें पे। देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए वचन की दृष्टि से देखो, पहला वाक्य है हाथियां आती हैं। क्या सही है? हाथियां आती हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है लोग खड़ा है। लोग खड़ा है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? लोग खड़े हैं, ये होगा, ये भी अशुद्ध हो गया। तीसरा है प्रेम और हरि तुम्हारा मामा है। प्रेम और हरि तुम्हारा मामा है, तो क्या हो जाएगा इसका सही? प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, इसका मतलब ये भी वाक्य गलत हो गया। बालक पढ़ता है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है आपका, बालक पढ़ता है। ठीक है ना, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 क्या है?
देखिए प्रश्न नंबर 11 ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया गया कि नौकर ने दरवाजा खोला। प्रश्न है नौकर ने दरवाजा खोला। क्या किया नौकर ने? दरवाजा खोला, ठीक है ना। इसमें नौकर ने जो है ना इसे रेखांकित किया गया है और कह रहा है कि रेखांकित पद में कारक बताइए कि कौन सा कारक है। और ऑप्शन आपको देख रखा है कर्ता यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, उसके बाद करण कारक और चौथा देख रखा है अपादान कारक। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कौन सही कमेंट करता है। अपादान कारक, कर्ता, कर्म, करण और अपादान। जल्दी से कमेंट करिए किसका सही होगा। नौकर ने दरवाजा खोला, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है, यानी कि नौकर ने में कौन सा कारक है। जल्दी से कमेंट करिए, मैं देखता हूं कि किसने किसने कारक अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है। कौन सा है? यहां पे आपका कर्ता कारक है। कौन सा? कर्ता कारक। देखिए यदि आपको ने कहीं दिख जाता है ना तो वहां पे कर्ता कारक होता है। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि किसी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम में यदि कोई ऐसा कोई वाक्य आपको देख रखा है, उस वाक्य में यदि कोई किसी संज्ञा या सर्वनाम जो कार्य कर रहा है, तो कार्य करने वाले का यदि पता चल जाए आपको, तो वहां पे क्या होता है, उस वाक्य में कारक जो होता है वो कर्ता होता है। तो देखिए यहां पे नौकर क्या है? नौकर यहां पे एक संज्ञा है, ठीक है ना। तो दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे दरवाजा खोलने का काम नौकर कर रहा है, इसलिए नौकर क्या है? यहाँ पे नौकर ने जो है वो क्या हो जाएगा? वो कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख रखा है, निम्न में भूतकाल का वाक्य कौन सा है? देखिए पहला ऑप्शन है चिट्ठी भेजी जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चिट्ठी भेजी जाती है, चिट्ठी भेजी गई है, चिट्ठी भेजी गई और चिट्ठी भेजी जाएगी। देखिए चिट्ठी भेजी जाती है ये कैसा है? ये आपके वर्तमान काल का वाक्य है। चिट्ठी भेजी गई है, ठीक है, लेकिन अभी पहुंची नहीं है, तो ये भूतकाल की बात नहीं हुई है। ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस वाक्य है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये। उसके बाद चिट्ठी भेजी गई, यही आपका कैसा है? भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि इसमें चिट्ठी भेजी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि पहुंची या नहीं पहुंची, मतलब भेज दी गई है यहाँ से। तो चिट्ठी भेजी जाएगी, तो चिट्ठी भेजी जाएगी लगा यानी गागी गे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यह भविष्य काल का सब वाक्य है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धि पूछ रहा है, तो देखिए आपको मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूं 13 का लिख दे रहे हैं कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि पूछ रहा है। तो यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, ठीक है, यह उच्च कोटि का ग्रंथ है। दूसरा है बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है, तीसरा वाक्य, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। चौथा है यह पत्र गोपनीय है, यह पत्र गोपनीय है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से, आपको वर्तनी की दृष्टि से बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए पहला वाक्य देखिए जरा कि यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। बच्चों को मेरा आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, यही कैसा है? यही आपका वाक्य कैसा है? अशुद्ध है, यानी ये वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध है, क्योंकि आशीर्वाद इस तरह नहीं लिखा जाता है, आशीर्वाद लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है आशीर्वाद, ठीक है ना। सॉरी इस पे लगता है ना आशीर्वाद, ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाता है आपका। तो आपका यही आपका कैसा है? वर्तनी की दृष्टि से ये वाक्य कैसा है? अशुद्ध है, ठीक है। सॉरी पहले मैं सही लिख रहा था, अब गलत है, यहां पे आशीर्वाद इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? ऐसा कौन सा है जिसके अनेक अर्थ हैं? तो आते हैं, देखिए आपको मैं ऑप्शन देता हूं, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। पहला ऑप्शन है इसमें अर्थ, दूसरा है अनुरोध, तीसरा है अधिक और चौथा है अपराध। जल्दी से कमेंट करके बताइए।
14th में अनेकार्थी शब्द पूछा गया है, आपको देख के रखा है अर्थ, अनुरोध, अपराध और अधिक। जल्दी से इसमें समानार्थी शब्द बताइए कि इसका समानार्थी शब्द जो है वो समानार्थी शब्द कौन सा है, कमेंट करिए जल्दी से। देखिए इसमें जो समानार्थी शब्द है वो आपका कौन सा है, वो आपका है अर्थ। कौन सा है, वो आपका अर्थ है। कैसे, देखिए अर्थ का जो मतलब होता है, अर्थ का अभिप्राय जो होता है, अर्थ का मतलब एक अभिप्राय भी होता है, ठीक है ना, अभिप्राय। अर्थ का मतलब आपका धन भी होता है। क्या होता है, धन भी होता है। अर्थ का मतलब किसी चीज के आशय से भी है। तो इसके आपके अनेक अर्थ हैं, अभिप्राय भी हो गया, धन भी हो गया, आशय भी हो गया, और अर्थ का मतलब कारण भी होता है। क्या होता है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है। अर्थ का मतलब आपका क्या होता है, कारण भी होता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है कि जिसे भय नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, जिसे भय नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करिए। जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन में दे रहा हूं, बहादुर, श्रेष्ठ, निर्दय और निर्भय। तो यहां पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा कौन सा, निर्भय सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहादुर, श्रेष्ठ, निर्दय और निर्भय चार ऑप्शन देके रखे हैं। तो जिसे भय नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, निर्भय बोलते हैं। और निर्दय कौन होता है, जिसके पास दया नहीं होती है। ठीक है, अगला जो है आपका 5 आपको देके रखे हैं, एक पैसेज देके रखा है, उसके 5 आपके क्वेश्चन देके रखे हैं, उसके उत्तर पूछें। तो पैसेज देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे और उसकी आबादी 3.1 करोड़ थी, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था और उसकी जनसंख्या 5.4 करोड़ थी, जिसमें 1.8 करोड़ बंगाली और 3.6 करोड़ बिहारी और उड़िया थे। तर्क यह था कि बंगाल का प्रांत इतना बड़ा था कि एक प्रांतीय सरकार द्वारा उसका प्रशासन चला सकना असंभव था। लेकिन जिन अधिकारियों ने यह योजना तैयार की उनके दूसरे राजनीतिक उद्देश्य भी थे। बंगाल तब भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था और इस कदम के द्वारा अधिकारीगण बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। तो देखिए प्रश्न नंबर जो इसमें नेक्स्ट यानी 16 है वो कह रहा है कि बंगाल को किसने बांट दिया। तो इसके अकॉर्डिंग पहली लाइन में आपको बताया था कि बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। ठीक है, दूसरा है बंगाल को कितने भागों में बांटा गया, तो बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में कौन से क्षेत्र थे, तो देखिए पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के लिए क्या तर्क दिया गया था। तो देखिए बंगाल विभाजन के लिए जो तर्क दिया गया था वो आपको यहां मैंने बताया था अभी, किधर है, हाँ, तर्क यह था कि बंगाल का प्रांत इतना बड़ा था कि एक प्रांतीय सरकार द्वारा उसका प्रशासन चला सकना असंभव था। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन का राजनीतिक उद्देश्य क्या था, तो बंगाल विभाजन का जो राजनीतिक उद्देश्य था वो क्या था, वो था कि बंगाल तब भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था और इस कदम के द्वारा अधिकारीगण बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। तो यही इसका क्या था, राजनीतिक उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ड एक से अधिक बार आता है वहां अलंकार कौन सा होता है। देखिए कह रहे हैं कि यदि क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें यह कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ड यानी एक अक्षर एक से अधिक बार आता है तो वहां अलंकार कौन सा होता है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, जैसे एक मैं पंक्ति लिख रहा हूं, रघुपति राघव राजा राम। तो देखिए यहां पे राफ आया, फिर से रा आया, फिर से रा आया, फिर से रा आया। तो एक ही वर्ड की जब बार बार आवृत्ति आ जाती है, बार बार उसका प्रयोग होता है, तो वहां पे कौन सा, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वहां पे कौन सा होता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए जल्दी से लोग तो आपने पढ़ा भी होगा। तो पहला ऑप्शन है हास, दूसरा है उत्साह, तीसरा है रति और चौथा है शोक। जल्दी से कमेंट करिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है।
तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है वो होता है क्या, रति होता है। क्या होता है, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, सॉरी श्रृंगार रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है, वह रति होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई बहन में कौन सा समास है। देखिए जब कोई ऐसा शब्द आपके सामने आ जाए जिसमें भाई बहन यानी कि जिसका अर्थ निकले भाई और बहन, माता पिता, यानी जिनके बीच में डैश लगा होता है, ठीक है ना, जिनके बीच में डैश लगा होता है, तो उनमें कौन सा समास होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययीभाव समास। जल्दी बताइए क्या होता है उसमें, क्या होता है। भाई बहन, भाई डैश बहन। तो देखिए जब कोई ऐसा शब्द आ जाता है भाई बहन, इसका अर्थ क्या होता है, भाई और बहन। इस तरह आ गया माता पिता, तो इसका मतलब क्या हो गया, माता और पिता। देखिए जब इस तरह के शब्द आपसे आपके सामने आए और उनमें समास पूछा जाता है, तो देखिए वहां पे हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे आपको द्वंद्व समास मिलेगा। कौन सा मिलेगा, वहां पे आपको द्वंद्व समास मिलेगा। द्वंद्व समास क्या होता है कि जब दोनों पद आपके कैसे हो, दोनों पद जब आपके प्रधान हो, तो वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यदि किसी के बीच में इस तरह से डैश आ जाता है तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिनकर किसका पर्यायवाची है। देखिए दिनकर, तो दिनकर किसका पर्यायवाची है। जल्दी से दिनकर के आप जल्दी सारे जितने भी पर्यायवाची होते हैं जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं आपको दिनकर के पर्यायवाची आते हैं या नहीं आते हैं। दिनकर के पर्यायवाची बताइए। दिनकर के पर्यायवाची कितने होते हैं दिनकर के पर्यायवाची, करिए कमेंट। जल्दी करिए जल्दी। देखिए दिनकर के जो पर्यायवाची होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए दिनकर का पर्यायवाची आपका सूर्य भी होता है, दिनकर का पर्यायवाची आपका रवि भी होता है, दिनकर का आपका भानु भी होता है, दिनकर का पर्यायवाची सविता भी होता है, दिनकर का पर्यायवाची आपका दिवाकर भी होता है। ठीक है। तो कोई भी आपका इसमें से आप लोग याद रखिए कि दिनकर के कोई पर्यायवाची यदि आपके प्रश्न में बनते हैं तो आप उसका उत्तर बिल्कुल सही लगा के आएंगे। ठीक है ना। कुछ और बता दें उसमें, देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे के रखा था। ऑप्शन में दे के रखा था कि दिनकर किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन दे के रखा है आकाश, चंद्र, तालाब और सूर्य। तो आइए थोड़ा हम आकाश के बारे में बता दें कि आकाश के कौन कौन से होते हैं, आकाश के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। कमेंट करिए आप लोग भी। आकाश के पर्यायवाची व्योम, गगन, ठीक है, व्योम, गगन, अंबर, नभ और अभ्र। ठीक है ना, ये भी इसका पर्यायवाची ही है। और यदि तालाब का देखा जाए, तालाब के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो देखिए तालाब का पर्यायवाची होता है सर, आप लोग भी कमेंट करिए, सर, सरोवर और तड़ाग, जलाशय। ये इसके क्या है, इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है। इसमें पद्माकर भी इसी में शामिल है, पद्माकर भी तालाब का पर्यायवाची है। चंद्र की बात की जाए, चंद्र, ठीक है ना, चंद्र यानी चंद्रमा, तो उसका आपका शशि होता है, शशांक होता है, शशि होता है, शशांक होता है, इंदु भी होता है, मयंक भी इसका पर्यायवाची है, और निशाकर भी है, कलानिधि भी है, कलानिधि ये भी इसका पर्यायवाची है। ठीक है। तो आप लोग विलोम शब्द और पर्यायवाची बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके प्रश्न में एग्जाम में आपके इसका प्रश्न जरूर बनना ही बनना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है। तो ये अगला प्रश्न दिया है कि पवन किसका पर्यायवाची है। तो पवन में इसमें आप ऑप्शन दे के रखे हैं आग, वायु, पहाड़ और पुष्प। तो क्या हो जाएगा, आग, वायु, पहाड़ और पुष्प। तो पवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तो पवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। ठीक है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नया प्रैक्टिस सेट लेके।